हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट समझेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रिकॉर्डेड एसेट्स और रिकॉर्डेड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हम करते हैं। जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म के बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है या जो भी लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद सारे एसेट्स को सेल किया जाता है और उससे जो कैश आता है उससे लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। अब अगर फर्म के पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको पहले रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको सेल करेंगे, उससे जो कैश आएगा उससे लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। जैसे अगर फर्म के पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उसको सेल कर दिया, उससे कैश आ रहा है, वहां पर एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर हम एसेट्स का नाम नहीं लिखेंगे, यहां भी हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा। यहाँ पर एक ही अकाउंट ओपन है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर फर्म को उसका पेमेंट करेगा। अब फर्म पार्टनर से कैश तो लेगा नहीं, वो उसके कैपिटल को कम कर देगा। तो यहाँ पर एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक वैसे ही जैसे हम रिकॉर्डेड एसेट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर किसी एसेट्स से किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर कोई एंट्री नहीं होगा। जैसे अगर किसी क्रेडिटर को हम किसी एसेट्स से पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर एंट्री होना चाहिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी घट रहा है, टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर एसेट्स जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, सारा अकाउंट क्लोज हो गया है। तो यहाँ पर हम क्रेडिटर अकाउंट के बदले रियलाइजेशन अकाउंट दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और एसेट्स के बदले यहाँ भी हम रियलाइजेशन दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। इसलिए अगर किसी एसेट्स से किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। अब ठीक उसी तरह अगर किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट कैश से कर रहे हैं, तो वहां पर एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश फर्म से जा रहा है। अब अगर किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर अपने पास से कर देता है, चूंकि यह लायबिलिटी फर्म का है तो इसका पेमेंट फर्म को करना चाहिए, लेकिन कोई पार्टनर अपने पास से इसका पेमेंट कर रहा है तो फर्म पार्टनर को इसका पेमेंट करेगा। अब फर्म पार्टनर को कैश में पेमेंट तो करेगा नहीं, तो वह उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगा। अब अगर किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट किसी एसेट से कर रहे हैं तो वहां भी कोई एंट्री नहीं होगा। इसको हम पहले समझ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट केस में कह रहा है ओल्ड मशीनरी विच हैड बीन रिटेन ऑफ इन द बुक वाज सोल्ड फॉर 10,000। यहाँ एक पुराना मशीनरी है जिसका बुक में कोई वैल्यू नहीं है और उसको सेल करने से फॉर्म में 10,000 आ रहा है। यहाँ ध्यान देंगे कि बुक में मशीनरी का वैल्यू है या नहीं है। मशीनरी फॉर्म के बुक में रिकॉर्डेड है या रिकॉर्डेड नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है।
उसको सेल करने से यहाँ 10,000 फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ आप प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, फिर इसका जर्नल एंट्री करोगे। यहाँ पर हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर 10,000 फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि फॉर्म में कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड केस है क्रेडिटर वर वर्थ ₹18,000, दे एक्सेप्टेड फर्नीचर वैल्यूड एट 20,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। यहाँ पर कह रहा है कि 18,000 के क्रेडिटर का पेमेंट 20,000 के फर्नीचर से कर रहे हैं। हम ये पहले समझ चुके हैं कि अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट किसी एसेट से करते हैं तो वहां पर कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। यहाँ पर क्रेडिटर का पेमेंट फर्नीचर से कर रहे हैं, लायबिलिटी का पेमेंट एसेट से कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि 18,000 के क्रेडिटर का पेमेंट 20,000 के फर्नीचर से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि बुक में फर्नीचर का वैल्यू 20,000 है, लेकिन अब इसका वैल्यू 80,000 हो गया होगा। अगर क्वेश्चन में कहे कि किसी लायबिलिटी का पेमेंट एसेट से कर रहे हैं, तो हमको वहां पर कोई एंट्री पास नहीं करना है, तो सेकेंड में हो जाएगा नो एंट्री। थर्ड केस है क्रेडिटर वर्थ ₹80,000 एक्सेप्टेड ₹30,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। यहाँ पर कह रहा है 80,000 के क्रेडिटर का पेमेंट 30,000 हम कैश में कर रहे हैं और बाकी का सेटलमेंट हम 45,000 के इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। यहाँ पर 30,000 का कैश में पेमेंट हो रहा है, तो इसका हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट के बदले हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। 30,000 का यहाँ पर पेमेंट हो रहा है कैश में, और कह रहा है कि बाकी का सेटलमेंट 45,000 के इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। बाकी का सेटलमेंट, बाकी के लायबिलिटी का पेमेंट एसेट से किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर वर वर्थ ₹80,000, they accepted land valued at 1,30,000 and paid cash to the firm 50,000। यहाँ पर कह रहा है कि 80,000 के क्रेडिटर का पेमेंट 1,30,000 के लैंड से किया जा रहा है और क्रेडिटर फर्म को 50,000 कैश में पेमेंट कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 80,000 का क्रेडिटर है जिसका पेमेंट 1,30,000 के वैल्यू के लैंड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी का पेमेंट एसेट से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्म को 50,000 पे किया जा रहा है, क्रेडिटर 50,000 फर्म को दे रहा है क्योंकि वह ज्यादा वैल्यू का लैंड ले लिया है और क्रेडिटर का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 80,000 है। अगर क्वेश्चन में यह नहीं कहता कि पेड कैश टू द फर्म 50,000, तो यहाँ पर हम कोई एंट्री नहीं करते। हम मान लेते कि लायबिलिटी का पेमेंट एसेट से किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम कोई एंट्री नहीं करते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि पेड कैश टू द फर्म 50,000, तो यहाँ पर हम इसका एंट्री करेंगे। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा कैश फर्म के पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 50,000। यहाँ पर लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद फर्म के पास 50,000 आ रहा है, क्रेडिटर के पास से 50,000 फर्म के पास आ रहा है। सिर्फ हम इसी का एंट्री दिखाएंगे और बाकी जो यहाँ पर लैंड से क्रेडिटर का सेटलमेंट हुआ है 1,30,000 का, इसका हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट
was rupees 80,000. 60% of them have been sold at a profit of rupees 2,000. 20% of the remaining were sold at a discount of 30% and remaining were taken over by Z, a partner, at book value. यह ऑल इन वन का केस है। यह केस ऑल इन वन में दिया हुआ है। यह बहुत ही अच्छा केस है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 80,000 के सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। जब बैलेंस शीट को बंद करते हैं तो एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब कह रहा है कि 80,000 के 60% एसेट्स को 2,000 प्रॉफिट में बेचा गया है। 80,000 के 60% एसेट्स को 48,000 के एसेट्स को 2,000 प्रॉफिट पर बेचा गया है। यहाँ पर कैश आ रहा है 50,000। अब आगे कह रहा है कि 20% ऑफ द रिमेनिंग वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। 80,000 में से 48,000 एसेट्स को 2,000 प्रॉफिट पर सेल किया गया है, तो यहां पर बच गया 32,000। अब 32,000 का 20% एसेट्स 6,400 एसेट्स को 30% डिस्काउंट पर सेल किया गया है। $1,920 डिस्काउंट पर इसको सेल किया गया है। $6,400 के एसेट को 30% डिस्काउंट पर बेचा गया है। 6,400 का 30% होता है 1,920। तो यहाँ पर कैश आ रहा है 6,400 में से हम 1,920 को माइनस कर देंगे क्योंकि यह इतना कम पर सेल किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा 4,480। अब यहाँ पर कह रहा है रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय जेड एट बुक वैल्यू। अब यहाँ पर कैश आ रहा है 50,000 जो कि 80,000 का 60% सेल करने से उसको मिला है और 4,480 जो कि बाकी का 20% सेल करने से इसको मिला है। तो टोटल कैश यहाँ पर आ रहा है 50,000 प्लस 4,480 54,480 यहाँ पर फर्म के पास कैश आ रहा है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $54,480। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो रिमेनिंग एसेट्स है उसे एक पार्टनर जो कि जेड है वह ले लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिमेनिंग एसेट्स निकालेंगे। यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ पर हम इसको मिटाकर यहाँ समझते हैं। यहाँ पर रिमेनिंग एसेट्स हो जाएगा, टोटल एसेट है 80,000 माइनस 80,000 का 60% हुआ 2,000 प्रॉफिट पर सेल करता है। तो 80,000 का 60% 48,000 और बाकी का 20% हुआ 30% डिस्काउंट पर सेल करता है। यहाँ पर 20% हो गया 6,400 80,000 माइनस 54,400 25,600। यहाँ पर रिमेनिंग एसेट्स हो गया 25,600। 25,600 के एसेट को एक पार्टनर जो कि जेड है वह ले लेता है। अब पार्टनर एसेट को ले रहा है तो इसका पेमेंट वह फर्म को करेगा। फर्म पार्टनर से कैश में पेमेंट नहीं लेता है, वह उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देता है। तो यहाँ पर एंट्री होगा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। $25,600। हम जेड के कैपिटल अकाउंट को 25,600 से कम कर देगा, क्योंकि बाकी का जो एसेट्स है 25,600 उसको जेड ले लिया है। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।